सामने जाओ, सामने जाओ, सामने जाओ, सामने साइड साइड धन्यवाद संचालक महोदय। सबसे पहले मैं हमारे समाज में पैदा हुए तमाम महापुरुषों को नमन करता हूं और आज यहाँ पर मंचासीन विशेष तौर पे डूंगरपुर बांसवाड़ा की धरती से चल करके आए राजकुमार जी, सांसद महोदय और डामोर साहब विधायक जी और तमाम मेरे वरिष्ठ, जिनकी वजह से अभी नक्ताराम जी कह रहे थे हमें मार्ग मिला, ऐसे तमाम हमारे वरिष्ठ लोगों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, एक को छोड़ के माफ करना। युवा साथियों, आज विश्व आदिवासी अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में जो 13 सितंबर को पूरी दुनिया में मनाया जाता है, उसको लेकर के आज यहाँ पर धनाऊ क्षेत्र के अंदर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसकी सूचना जब मुझे दी गई और कहा कि धनाऊ क्षेत्र थोड़ा कोई कार्यक्रम नहीं होने की वजह से पिछड़ रहा है और उन्हें भी हमें हमारे साथ में जोड़ना है, तो इसके लिए आप समय दीजिए और राजकुमार जी से भी समय दीजिए। तो मैंने राजकुमार जी तक संदेश पहुंचाया था और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारे बीच में आए। शायद मेरे सामने थोड़ी उस समय थोड़ी आपने असुविधा महसूस की थी या कुछ न पहुंचने की, लेकिन फिर भी आए। अभी हमारे बीच में साथी जो बैठे हैं, बहुत सारे साथी हैं यहाँ पर, कुछ लोग शायद नहीं भी आए होंगे, लेकिन जब 2002 में और 2003 से लेकर के लगातार हम लोग, नक्ताराम जी भी साथ होते थे, भूराराम जी भी साथ होते थे, शिव से मानाराम जी साथ होते थे, प्रेम जी साथ होते थे, एक हमारी टीम 2002-03 में लगातार वहां से लेकर के अब तक हम लोग डूंगरपुर बांसवाड़ा कार्यक्रम आयोजित करते थे और वहां पर एक जागृति का कार्यक्रम करते थे। आज मुझे खुशी है, मैंने अभी चांदाराम जी से कहा कि आपने जो बीज बोया था उसकी फसल लहरा रही है, तो आपको तो बहुत खुश होना चाहिए। ठीक वैसे ही मुझे भी खुशी हो रही है कि 2001, 2 में, 3 में या 5, 6 में, 7 तक, जैसा कि अभी हमारे आयुक्त साहब कह रहे थे, उसका प्रतिफल ये है। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि आज डूंगरपुर के युवा बाड़मेर की धरती को जगाने आ रहे हैं। ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि मानता हूं मैं। हमारे बीच में आदरणीय विशिष्ट अतिथि के तौर पे सम्मान आमंत्रित थे पद्माराम जी मेघवाल पधारे हैं। आपका स्वागत है सर। आसन ग्रहण कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। पद्माराम जी का स्वागत। तो साथियों, ये चीजें होती है, क्या कनेक्शन होता है 2001, 2 का और 3 का कनेक्शन 2025 में कैसे आता है, ये एक सोचने वाली बात है कि आज वहां की टीम, डूंगरपुर बांसवाड़ा की टीम आपके बीच में आकर के आपको आह्वान कर रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी मानते हैं हम लोग। आज विश्व आदिवासी अधिकार दिवस की बात है। एक विश्व आदिवासी दिवस है जिसको हमने अभी अभी मनाया, और ये अधिकार दिवस है। ये 2007 में जो यूएनओ द्वारा घोषित किया गया, तो ये निश्चित तौर पे ये लफ्ज, ये लैंग्वेज अपने आप में बयां कर रही है कि कहीं न कहीं विश्व के आदिवासियों के अधिकारों का हनन हो रहा है। और अगर हनन हो रहा है, तभी इस दिन को डिक्लेयर किया गया कि पूरा विश्व जो है आदिवासी अधिकार दिवस के रूप में इसे मनाएगा, जिससे आदिवासी लोग, दुनिया के आदिवासी लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग हो, जागरूक हो और अपने अधिकारों को मांगने की बजाय छीनने का कार्यक्रम करें। अब मांगने का काम नहीं होगा। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं,
अगर अधिकार दिवस पूरी दुनिया के यूएनओ ने घोषित किया है और वहां पर दुनिया के सबसे विद्वान लोग बैठते हैं, कोई आम आदमी आप जैसा मेरा जैसा नहीं बैठता है, दुनिया में सिलेक्टेड लोग यूएनओ में बैठते हैं, और उन्होंने अगर इस बात पे विचार करके आदिवासियों के अधिकारों की अगर बात कही है, तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं सदियों से आदिवासियों का, इंडिजीनियस पीपल का कहीं न कहीं अधिकारों का हनन हुआ है। और ये अधिकारों का हनन हुआ है, इसी की वजह से आज भारत के अंदर भी हम इंडिजीनियस पीपल की ये स्थिति बनी हुई है कि आज भी हम मांगने वाली लाइन में खड़े हैं। इसलिए अधिकारों को अगर देना चाहते, मैं दुनिया में कहता हूं, लोग कई बार मुझे कहते हैं, मंच पर भी सुनता हूं, मैं क्या सुनता हूं कि रोए बिना मां ही वो गोदे। अगर रोगे नहीं तो मां भी दूध नहीं पिलाती। मैं ऐसी मां को नालायक मां कहता हूं जो रोने का इंतजार कर रही है, जो अपने बच्चे के रोने का इंतजार कर रही हो। उससे बड़ी कोई नालायक मां नहीं होती। मां तो वो होती है कि बच्चे को पालने में सोते सोते भी भूख लगती है तो उसकी छाती जो है अपने आप प्रवाह छोड़ देती है, कहती है कि उठ और अपने बच्चे को दूध पिला। हम सदियों से अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। क्या वे गूंगे और बहरे लोग हैं जो सरकारों में बैठे हुए हैं? क्या वो जानते नहीं है? क्या उनको पता नहीं है? क्या वे लोग बीपीएल लिस्टें बनाते हैं, हमारे लोगों के गरीबी रेखा से नीचे तक की लिस्टें बनाते हैं? तो एमपी साहब, क्या उनको पता नहीं है कि यहाँ पर गरीबी कितनी है या कितने लोगों का अधिकार हनन हो रहा है? क्या उन सरकारों के पास अर्जियां, ये जो हमारे पास में अभी लाइन लगी हुई है अर्जियों की, ऐसी अर्जियां मैं रोज देखता हूं एसपी ऑफिस और कलेक्टर ऑफिस पर डेली आती है। तो क्या उन अधिकारियों को, उन सरकार के नुमाइंदों को इस बात का पता नहीं है कि यहाँ के लोग दुखी हैं? मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं? बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि निश्चित तौर पे इस दुनिया में और भारत में भी कुछ लोग हैं जो आपके अधिकारों पर वार कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं, आपको अपने अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। इसलिए हमें संविधान के होते हुए, संविधान के अंदर प्रदत्त अधिकारों के होते हुए भी हमें हमेशा चिल्ला चिल्ला करके मांगना पड़ता है। हमें हर जगह अर्जियां देनी पड़ती है, हमें हर जगह जाकर के गिड़गिड़ाना पड़ता है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं आपको कि अधिकार मांगने से नहीं मिलते हैं, अधिकार छीनने पड़ते हैं। हमने अधिकारों को छीनने का प्लान बनाया हुआ है, मांगने से तो देने वाले नहीं हैं। क्योंकि कई पीढ़ियां हमारी मांगते मांगते मर गई, कई पीढ़ियां चली गई, कई अभी बुजुर्ग हो गए, चलने की स्थिति में नहीं है। और हम जो युवा हैं, आज की युवा पीढ़ी है, वो भी मांगने की लाइन में खड़ी है। तो निश्चित तौर पे वो मांगने से देने वाले नहीं है। अब रही अधिकारों की, हम लोग सोचते हैं कि ये हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा, मिलना भी चाहिए। ऐसी भी बहुत सारी बातें हैं पूरे देश के अंदर, हर जगह हर क्षेत्र में अलग अलग मांग उठ रही है ताकि हमारे लोगों का भला हो सके। किसी भी रूप में समझें तो हम इस देश के अंदर मुख्य धारा में आ सकें। मुख्य धारा का मतलब ये नहीं है कि हम कोई उनकी भक्ति में चले जाएं। मुख्य धारा का मतलब है कि हम लोग भी सत्ता में हो, हम लोग भी सरकार में हो, हम लोग भी कार्यपालिका में हो, हमारा भी मीडिया हो और हमारा भी न्यायपालिका में बराबर का अधिकार हो। ये बात है। तो ये बात अगर हम करते हैं तो हम लोगों ने, हमारे साथियों ने, अक्सर मेरे ऊपर एक बात का ब्लेम भी है, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। मुझे कुछ लोग कहते हैं कि आप डीटीएसए के विरोधी हुए। आज इस मंच से मैं डिक्लेयर करना चाहता हूं कि मैं विरोधी नहीं, सबसे बड़ा समर्थक ही मैं हूं। लेकिन शायद हम बुद्धिजीवी लोग ही एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं या फिर एक दूसरे के काम को समझ नहीं पा रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ बैठे हुए लोग हैं, हमारे पास, हमारी इच्छा है हलवा खाने की। एमपी साहब, हलवा खाना है और घी भी है, शक्कर भी है, पानी भी है, काजू बादाम भी है, सारी चीजें हैं, आग भी है, कढ़ाई भी है, सब कुछ है और हम हलवा खाना चाहते हैं। और हमने हलवे का प्रोसेस शुरू किया, हलवे का प्रोसेस शुरू किया और पानी को गर्म किया। जैसे ही पानी गर्म हुआ उसमें आटा डाल दिया और आटा डालने के बाद में हमने चीनी डाल दिया। चीनी डालने के बाद में हमने उसके ऊपर से घी भी डाल दिया। अब हलवा बन गया।
नहीं क्या बना भाई, हलवा बना? नहीं नहीं बना। सामान पूरा डाल दिया लेकिन हलवा नहीं बना। अगर हलवा बनाना है तो उसका एक प्रोसेस है, उसे सिस्टम से पूरा करना पड़ेगा। सबसे पहले पानी को गर्म करके रखना पड़ेगा, उसके बाद घी को गर्म करना पड़ेगा। घी को इतना गर्म करना पड़ेगा जो लेवल में हो, ज्यादा भी न कम भी नहीं। फिर आटा डालना होगा। आटा जब एक रंग में आ जाएगा, एक कलर में आ जाएगा, उसके बाद में गर्म पानी को डालना होगा, बढ़िया से हिलाना होगा। उसके बाद ऊपर से शक्कर डालनी होगी और मीठा करके फिर काजू बादाम डालना होगा। स्वादिष्ट हलवा बनेगा। हम हलवा सभी खाना चाहते हैं लेकिन तरीका किसी को मालूम नहीं। मैंने हमेशा यही बात कही है कि जिस प्रकार से भील प्रदेश की मांग है, वो मांग कोई गलत नहीं है। ये हमारे हक अधिकारों की मांग है और इस देश के अंदर होता आया है, वहां पर मांग करना कोई गलत नहीं है। उसका भी एक प्रोसेस है। एक अलग स्टेट बनाना है, उसका भी एक प्रोसेस है। ठीक वैसे ही डीटीएसए में भी अगर हमें एक विशेष क्षेत्र घोषित करना है तो उसके सारे प्रोसेस को हमें पूरा करना पड़ेगा, जो भी है। उसके लिए हमें विद्वान लोगों से बैठकर चर्चा करनी होगी, उसके लिए अनुभवी लोगों से, वरिष्ठ लोगों से बैठ करके, उसके लिए संविधान के विशेषज्ञों के साथ में चर्चा करनी होगी। ये सारा सिस्टम करने के बाद में जब हमें एक रास्ता मिलेगा, हमें उस रास्ते पे चलना होगा। अगर हम उस रास्ते पे चलेंगे तो निश्चित तौर पे इसे हासिल करके रहेंगे। एक व्यक्ति शिबू सोरेन झारखंड बना सकता है, एक व्यक्ति शिबू सोरेन झारखंड बना सकता है, तो क्या हम डीटीएस या भील प्रदेश नहीं बना सकते? हम तो पता नहीं कितना शिबू सोरेन है, हम तो बहुत हैं। लेकिन चलना आपको प्रॉपर वे में पड़ेगा। प्रॉपर वे क्या है आपको बता के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। प्रॉपर वे हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया संविधान में। और इस लोकतंत्र के 4 पिलर, लोकतंत्र के 4 पिलर में पहला पिलर है विधायिका, जहां पर एमपी साहब बैठते हैं पार्लियामेंट में और असेंबली में हमारे विधायक महोदय बैठते हैं। ये विधायिका है। विधायिका उसको कहते हैं जहां विधान बनता है। विधान का मतलब होता है कानून। जहां कानून बनता है उसे विधायिका कहते हैं। आप सभी लोगों की जो भी वहां चुनकर जाते हैं उनकी जिम्मेदारी रहती है कि वे जनहित में, समाज के हित में, देश के हित में, राष्ट्र के हित में कानून बनाए। ये कानून बनाने वाली विधायिका है। अगर उस विधायिका में कोई गलत कानून बन जाता है या सही कानून बनता है, उसका कार्यपालिका इंप्लीमेंट नहीं करती है, तो कार्यपालिका के ऊपर न्यायपालिका होती है। वो न्यायपालिका उसकी सुनवाई करती है कि ये गलत चीज आपने लागू कर दी और सही चीज को लागू नहीं किया। ये न्यायपालिका का मामला है। जब आपकी विधायिका गलत कानून बना दे, जब आपकी कार्यपालिका गलत काम पर इंप्लीमेंट करना शुरू कर दे, जब न्यायपालिका आपकी बात को ना सुने, तब ये मीडिया होता है और ये मीडिया उस आवाज को दुनिया के सामने रखता है कि देश के अंदर अत्याचार और अन्याय हो रहा है और जो लोकतंत्र के पिलर है वो बिक चुके हैं। ये मीडिया का काम होता है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा एक समय ऐसा आएगा कि आपका मीडिया भी उन्हीं लाइन में चला जाएगा और वो मीडिया भी आपकी आवाज नहीं सुनेगा। आज इस देश के पूरे मीडिया को हाईजैक कर लिया गया है। उन बड़ी बड़ी कंपनियों ने, पूंजीपतियों ने, उन्होंने अपना एक ऑफिस बना दिया है और वहां से सिर्फ और सिर्फ उनकी बातें डिक्लेयर होती है, हमारी आवाज बुलंद नहीं होती। बाबा साहब अम्बेडकर ने इससे आगे कहा कि जब ये चारों पिलर बदमाशी करने लग जाए, चारों पिलर अगर आपकी आवाज को ना उठाए तो आपके पास में एक रास्ता बचता है और वो रास्ता है जन आंदोलन। जन आंदोलन ने पूरी दुनिया को हिला के रखा है। जन आंदोलन ने बड़ी बड़ी क्रांतियां की है। जन आंदोलन ने पूरी दुनिया को आजाद करवाया है। जन आंदोलन ने ही पूरी दुनिया के अंदर जो तहलका मचाया है। तो ये हमारे पास में आखिरी हथियार है। अभी तक भारत में लोकतंत्र है, अभी तक भारत के अंदर संविधान लागू है, अभी तक भारत में कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, अगर मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदमाशी कर रहा है तो हमारा सोशल मीडिया ईमानदारी से काम कर रहा है। अभी भी हमें आस है और हम इस प्रोसेस को चला करके एक विधानसभा के अंदर जितने भी एमएलए हमारे यहाँ चुनकर गए हैं या इसके समर्थक हैं, वे भी उन दूसरे लोगों को भी या इस क्षेत्र के विधायकों को भी मोटिवेट करें कि हमारे अधिकारों की मांग है, आप हमारा साथ दो। जब आपके अधिकारों की बात आएगी हम आपका साथ देंगे। अगर ये होता है तो राजस्थान की विधानसभा में बड़ा हंगामा होता है और उस वहां से उनको पारित करना पड़ता है।
वो पारित होने के बाद में वो राज्यपाल के पास जाता है, राज्यपाल उसको क्लियर करता है, तब जाकर के आगे की कार्रवाई शुरू होती है लोकसभा में और राज्यसभा में। तो ये सारी चीजें एक प्रोसेस है, दोनों ही एक ही काम है, अलग अलग नहीं है। दूसरी बात, मैं आपको एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। हो सकता है हम बुद्धिजीवी लोग जो भी समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, मैं किसी एक व्यक्ति का इशारा नहीं कर रहा या मैं अपने आप को भी उसमें शामिल ही कर रहा हूं। आज मेरा समाज भ्रमित नहीं है, भ्रमित है तो हम नेतृत्व करने वाले लोग, हम बुद्धिजीवी लोग, हम भ्रमित हैं, समाज भ्रमित नहीं है। समाज भ्रमित नहीं था, आपने बुलाया उससे 10 गुना आ गया। समाज भ्रमित नहीं है, भ्रमित हम खुद हैं, हम खुद भ्रमित हैं। एक बाबू रगावे तो बिजड़ो अबू रही कर, अब वो कठर डेरो भिड़ो वैसा। इसलिए मैंने एक सलाह दी है और भी मंचों से दी है, आज भी देता हूं। जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं जो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे कर रहे हैं, जिला लेवल पे कर रहे हैं, चाहे स्टेट लेवल पे कर रहे हैं, उन लोगों को एक जाजम पर एक जगह बैठ करके मंथन करना चाहिए कि कौन सी समस्या का समाधान कैसे संभव है। नहीं तो हर कोई आदमी अपनी अपना ज्ञान रखता है, अपनी अपनी जानकारी रखता है और वो जानकारी यहाँ फेंक कर चला जाता है। समाज आता तो कुछ पाने के लिए है, समाज कंफ्यूज होकर चला जाता है कि किसकी बात माने, राजकुमार जी की या ताराराम जी की। वो कंफ्यूज होकर चला जाता है और शायद यही चीज हमारे पिछड़ने की है। दुश्मन की हर एक नजर हमारे ऊपर है, कौन क्या बोला उसका समाज में क्या परिणाम गया। दुश्मन देखता है कि अभी तक तो इनमें कुछ भी हलचल होने वाली नहीं है, लेकिन जब इस मंच से एक आवाज और एक ही तो क्या बोलते हैं एजेंडे पे या फिर एक लक्ष्य के लिए सब बोलेंगे, तब उनको पता चल जाएगा कि अब कुछ होने वाला है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कहीं पर भी हम लोग आपस में किसी प्रकार का कोई द्वेष भाव ना रखें। न कोई आपका और हमारा खेत नजदीक में है, न कोई हमारा खेत का झगड़ा है, न कोई हमारा पैसे का लेन देन है, ना ही हमारा किसी प्रकार का टाबर छुटोड़ा है। तो से कैरनी लड़ाई है, फिर किस बात की लड़ाई है? लड़ाई तो समाज के लिए ही है ना, समाज के लिए हर नेता, हर बुद्धिजीवी सोचता है कि समाज का भला हो। तो आप सब मिलकर के करें। मेरा इशारा यह है कि हम सब जो मंच पर विराजमान लोग हैं या जो मंच पर अभी संचालन कर रहे हैं या देखरेख कर रहे हैं या इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले लोग हैं, उन लोगों को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा कि हमें समाज को सही दिशा देनी है। निश्चित तौर पे होगा, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, मगर सिर्फ और सिर्फ ऐसा कहने से नहीं होगा। मैंने आपको कहा मांगने से नहीं मिलेगा, किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगा। ये दुनिया के वो बदमाश लोग इस दुनिया पर आज कब्जा करके बैठे हुए हैं, दुनिया के बदमाश लोग जिससे पूरी दुनिया ने पूरी दुनिया को तहस नहस करने का ठेका ले रखा है। आज भारत भी उनके कब्जे में है, अमेरिका भी उनके कब्जे में है, दुनिया के बड़े बड़े देश उनके कब्जे में हैं। तो उन लोगों से आप मांगोगे और मिलेगा, ये संभव नहीं है। हमें कहीं न कहीं हमारे संवैधानिक अधिकारों के माध्यम से संविधान के दायरे में रह करके ये लड़ाई लड़नी होगी। आप सभी लोग ऐसा करेंगे, ऐसी उम्मीद और आशा के साथ आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।